आज जैव प्रक्रम बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे आपके साइंस में, और इसको हम एक ही उसमें रीड करने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसा कि लिखा हुआ है, हम सजीव तथा अजीव निर्जीव में कैसे अंतर से करते हैं पता ही है आपको। सजीव जो कई प्रक्रम करते हैं, वृद्धि करते हैं, ठीक है, पत्तियाँ हरी रंग होती हैं, सामान्य प्रमाण है। कुछ पौधे में सजीव जिनमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती है। परिलक्षित मतलब दिखाई देना। कुछ जंतु सांस से लेते हैं परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, वे भी सजीव हैं। जीवन के परिवाहिक लक्षण के पर्याप्त नहीं है, कुछ और भी देखना पड़ेंगे। अति सूक्ष्म स्केल पर, बहुत छोटे पैमाने पर गतियाँ आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। उदाहरण के लिए अणुओं की गतियाँ आपको दिखाई नहीं देती। क्या ये अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? यदि हम फिर किसी व्यवसायिक जीव विज्ञान करें तो वो उसको उत्तर सकारात्मक होगा। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति जब तक किसी कोशिका संकुचित नहीं करते नहीं होती है। अब बताइए, इसीलिए इसको हमने जीवित और अजीव के बीच की खड़ी करा है। विवाद बना हुआ है कि वे वास्तव में सजीव हैं या नहीं। जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक है, पूर्व कक्षाओं में हम ये देख चुके हैं। ध्यान रखना, विषाणु वायरस को ना तो जिंदा माना जाता है, कुछ साइंटिस्ट जिंदा की कैटेगरी, कुछ और मुर्दा की कैटेगरी रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर सजीव और निर्जीव दोनों के बीच के बारे में रखते हैं। तो ध्यान रखना विषाणु वायरस, क्योंकि विषाणु वायरस जीवित कोशिका के अंदर पहुंचकर उसको पहुंचाया जाता है किसी माध्यम के द्वारा। पहुंचकर वह उस जीवित कोशिका को संक्रमित कर देता है और उसको हैक कर कर अपने जीवन प्रक्रम को स्टार्ट करता है। हालांकि उसकी करियर तो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। सजीव की संरचना संगठित होती है, उनमें ऊतक हो सकते हैं, ऊतकों में कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में छोटे घटक होते हैं। सजीव की संगठित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। यदि व्यवस्था टूटती है, जीव अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा, तो जीव शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण, क्या मतलब अनुरक्षण के लिए भी कहते हैं शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब होता है बचाना, बचा के रखना, मरम्मत और बचा के रखना, क्योंकि सभी संरचना अणु से बनी होती है, आवश्यकता होती है। लगातार गतिशील बनाए रखने सजीव अनुरक्षण प्रोग्राम कौन कौन से हैं? अब बच्चा अनुरक्षण शील्डिंग प्रोग्राम कौन कौन से हैं, ये बातें में पढ़ेंगे। अगले पेज पे आते हैं। अगले पेज पे जैव प्रक्रम क्या है, जीवन का प्रक्रम क्या है। जीव का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। इस समय चलता है जब कोई विशेष कार्य नहीं करता, जब हम सो रहे हो अथवा कक्ष में बैठो तब भी अनुरक्षण काम चलता होता है। हमारे जिस्म में रिएक्शन, भोजन, स्वांगीकरण, अजैमिलेशन, भोजन का रूप जिस्म में हर जगह अपना ऑक्सीजन लेकर उस प्रक्रम को, कोशिका को चला रहा होता है, चाहे आप उस वक्त सो ही क्यों न रहे हों या बैठे हों या सो रहे हों, ठीक है। जैव प्रक्रम कहलाते हैं, क्योंकि क्षतिदायक टूट को रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। अतः उसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यदि ऊर्जा एकल जीव के शरीर से बाहर से आती है, इतनी ऊर्जा के स्रोत को भारतीय जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। बाहर से आने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस, प्रक्रिया होना चाहिए। ऊर्जा बाहर से आती है, आप खाना मुंह से खाते हो, चबाकर जिसमें जाता है डाला लेते हो, ये इस ऊर्जा के स्रोत का हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने प्रक्रम को पोषण कहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क कर लें। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। अगर बाहर से तो कच्ची सामग्री लेकर उसको भोजन बनाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित हैं। इन कार्बन स्रोत की जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। मैं थोड़ा हॉरिजॉन्टल लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद काम बढ़ जाए, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे नहीं हो रहा है। देखता हूँ मैं आप, क्योंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है। क्योंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण नहीं आता। ऊर्जा के वायु स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के स्रोतों विघटन निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाते हैं। बाहर से ऊर्जा लेकर ये ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। विभिन्न अलग गति के लिए विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी है। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता है। शरीर के अंदर लगातार रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं। रासायनिक क्रिया होती है, क्रियाएं कहलाती हैं उपचयन, अपचयन। अभिक्रियाएं अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियाँ हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। शरीर के बाहर से आप भी बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं। कीड़े मकोड़े, चौपाए जानवर, ये बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन की ग्रहण करना तथा कोशिश शोषण के अनुसार खाद्य स्रोत उसका उपयोग शोषण कहलाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क कर लें। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना था कोशिका की आवश्यकता, मार्क कर रहा हूँ दूसरे पेज से, देखें ध्यान से। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिका की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग शोषण कहलाता है। ये परिभाषा शोषण की बड़ी सिंपल परिभाषा हो गई। समझ में आ रहा है? बाहर से ऑक्सीजन लिया आपने, नाक में तो ऑक्सीजन आती है, वातावरण में 21% ऑक्सीजन है,
और कोशिका तक पहुँचती है किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। ब्लड आपके लेके जाता है कोशिका द्वारा और उसी ब्लड के द्वारा क्या भोजन जाता है। और खाद्य स्रोत के जो खाद आपने लिया उसके तोड़ता है, उसको तोड़ के क्या बनाता है? ऊर्जा निर्मुक्त करता है। एटीपी से एडीपी बनता है और श्वसन कहलाता है। ठीक है, एटीपी एडीपी में आपका उपचयन अपचयन होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क है। एक कोशिकीय जीव जैसे कौन नाम है? अमीबा। अमीबा की पूरी जीव सतह पर्यावरण के संपर्क है, यानी भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए वज्य पदार्थ, वज्य मतलब वेस्टेज, बेकार, यूजलेस, हार्मफुल, नुकसानदेह पदार्थ को वज्य पदार्थ कहते हैं, जो जिस्म के लिए नुकसान हो, जिनमें खासतौर से मनुष्य जाति के लिए और चौपाई जाति के लिए अमोनिया नाइट्रोजन होता है। निष्कासन के लिए निकलने के लिए विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। आपके लिए विशेष अंग है, आप भोजन मुँह से ही लेंगे, लेकिन उनके लिए पूरी सतह, पूरा जिस्म, पूरी कोशिका झिल्ली ही काम करेगी। जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है तब शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल होता है। अभिकल्प माने प्रक्रियाएं जटिल होती आती है। तब क्या होता है? बहुकोशीय जीव जैसे आप और हम, सभी कोशिकाएं अपने आसपास पर्यावरण को सीधे संबंध देती है, तब साधारण वितरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकता पूर्ति नहीं कर सकता है। चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूँ मैं, आगे बढ़ते हैं। हम पहले भी देख चुके हैं बहुकोशीय जीवों में विभिन्न कार्यों करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं। हर काम का अलग अलग स्पेशल टास्क है, स्पेशल काम है, स्पेशल होते हैं। विशिष्टीकृत ऊतकों से तरह जीव के शरीर में उनके संगठन में परिचय को शरीर ने की भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी। आप भोजन को मुंह के द्वारा अंतर्ग्रहण करते हैं। विशिष्टीकृत स्पेशल ऊतक जैसे कौन से ऊतक है? जैसे हृदय ऊतक है। हृदय कोशिका क्या है? लगातार पंप करती है ब्लड को। फेफड़ों का ऊतक है, स्किन का ऊतक है। स्किन का ऊतक क्या करते हैं? स्किन का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। इनका अलग कार्य है, परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है। यद्यपि भोजन और ऑक्सीजन का अंतरण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता होती है। इस स्थिति में भोजन ऑक्सीजन के स्थान दूर ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है, जो कि आपके जिस्म में ब्लड है और पेड़ पौधों में जाइलम और फ्लोएम नाम का तंत्र होता है, जो भोजन को लेकर जाता है, भोजन को लेकर आता है, बनाता है। भोजन के लिए कच्चे पदार्थ को लेकर जाएगा, आएगा। आपके जिस्म में ऐसा त्रिक्रम शरीर में क्या है? ब्लड है, जो कि उसको लेकर जाता है। ठीक है, अभी आप ये और पढ़ेंगे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। कहाँ चला गया? हाँ, चलिए आते हैं आगे अगले पेज पर। जब रासायनिक अभिक्रियाओं कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति नहीं होता है, ऐसे उप उत्पाद भी बनते हैं। उप उत्पाद में बाई प्रोडक्ट, एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट, जो शरीर कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं, बेकार, यूजलेस, बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। इन अपचित उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना आती होता है। इस प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं, एक्सक्रीशन, निकालना, निकलने वाला पदार्थ। जैसे आप पसीना निकालते हो, स्टूल निकालते हो, यूरिन, टॉयलेट, जो भी आपका है उसे। बहुकोशीय जीवों में शरीर अभिकल्पना के मूल नियमों को पालन किया था। उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा। इसके अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से उत्सर्जन तक पहुँचाने की होगी। हम जीवन को अनुरक्षणशील करने वाले आवश्यक प्रक्रियाओं बारे में एक एक करके विचार करते हैं। ध्यान से देखें। अब पहला विचार आ रहा है पोषण, न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम देखेंगे पोषण क्या होता है। जब हम टेल्स्टेन साइकिल सवारी करते हैं, ऊर्जा होती है, वृद्धि, विकास, प्रोटीन, संश्लेषण आदि बाहरी पदार्थों की होती है। सभी सिंपल बातें पढ़ लेंगे। अनुरक्षण करना मतलब अपनी शरीर को, कोशिकाओं को बचा के रखना, अनुरक्षण शील्डिंग। ठीक है। अच्छा जीव अपने भोजन कैसे प्रकार करते हैं? सभी सजीव में ऊर्जा तत्व पदार्थ की समान होती है, लेकिन आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से, वर्ड समझ लें, अकार्बनिक, अकार्बनिक मतलब जो कार्बन वाले नहीं हैं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड या जल के रूप में प्राप्त करते हैं। ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक स्रोत, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्लास्टिक, ये कार्बनिक कहलाता है। कार्बन रसायन, कार्बन नाम के चैप्टर जब केमिस्ट्री का पढ़ाऊंगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट वाले यौगिकों को अकार्बनिक माना गया है। ध्यान रखें इस बात का। अकार्बनिक स्रोत कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होते हैं। साफ साफ लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, ऐसा लग रहा है कार्बन है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट वाले यौगिकों को अकार्बनिक माना गया। तो इन्हें कहते हैं मगर कार्बन वाले। कार्बन वाले होते हैं जिनमें चेन के रूप में, बॉन्ड के रूप में पाया जाता है, गुण आपस में जुड़ने की क्षमता रखते हैं, सिंगल डबल बॉन्ड। या कार्बन का चैप्टर आप देख लो, कार्बन वाला चैप्टर है, उसमें आपको और समझ में आ जाएगा, स्पष्ट रूप से उससे प्राप्त होगा। जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। जीव स्वपोषी कहलाते हैं, ऑटोनोमस, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ऑटोनोमस बाइसेपॉल, खुद अपना भोजन लेंगे। ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं स्वपोषी, अपने भोजन बनाने वाले। सभी हरे पौधे, कुछ जीवाणु, इंपॉर्टेंट लाइन है,
सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु हैं। कौन है बोलिए, ये मार्क कर लें पॉइंट। सभी जीव स्वपोषी तथा कौन कौन है, हरे पौधे कुछ जीवाणु। चलिए, अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों को खंडित करना होता है, तोड़ना होता है। आप भी अधिक, तो आप प्रोटीन खाते हो, फैट चिकनाई लेते हो, आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो इन रूपों में, और इन रूपों को तोड़ते हो अपनी जिस्म की क्रियाओं द्वारा। शरीर में लगातार रासायनिक क्रियाएं हो रही है, एंजाइम के द्वारा इनको तोड़कर अलग रूपों में बदलकर कोशिका द्वारा यूज़ किया जाता है। खंडित करते हैं अनिवार्य, ताकि जीव के समारक्षण मतलब पूरी तरह से बचाना तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। जैव उत्प्रेरक एंजाइम कहते हैं। ये उत्प्रेरक वर्ड क्या है? उत्प्रेरक वो है जो अभिक्रिया की स्पीड को मोटिवेट करता है, चेंज करता है, बढ़ाता है। उत्प्रेरक या इंग्लिश में कैटलाइज कहते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में उसको कैटलाइज या उत्प्रेरक कहते हैं। जीवन वाले में, ज़िंदगी में है तो जैव उत्प्रेरक कहते हैं, इसलिए इनका नाम नया बदल दिया, जैव एंजाइम कह दिया। एंजाइम और जैव उत्प्रेरक एक ही वर्ड है। बायो कैटलाइज्ड और जैव उत्प्रेरक एक ही वर्ड है, ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। अतः विषमपोषी उत्सर्जीविता के लिए प्रत्यक्ष, डायरेक्ट या परोक्ष, इनडायरेक्ट रूप पे, सीधे तौर पे या छुपे हुए तौर पे स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। सारे ही जीव स्वपोषी पर आश्रित हैं। आप, मैं, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, ठीक है, जितने भी प्राणी हैं वो सभी हरे पेड़ पौधों पर आश्रित हैं। और कुछ बैक्टीरिया जो भोजन बनाते हैं वो तो ना के बराबर ही हैं, लेकिन बात कर रहे हैं ख़ास तौर से हरे पेड़ पौधों के बारे में बात कर रहे हैं। सभी इन भोजन से ही भोजन जो बनता है सूरज के प्रकाश द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, उन पर डिपेंड है, आश्रित हैं, डिपेंड। तथा कवक, जंतु तथा कवक इस प्रकार के विषमपोषी जीवों में सम्मिलित हैं। जंतु और कवक सभी इन भोजन पर ही डिपेंड हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हेडिंग स्वपोषी पोषण। चलिए, स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस इन इंग्लिश, द्वारा पूरी होती है। यह वे प्रक्रिया, प्रक्रम है, प्रोसेस है, तरीका है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड या जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तरह क्लोरोफिल, हरा रंग, क्लोरोफिल हरित लवक, हरा रंग, हरे पेड़ पौधों में हरा रंग हरित लवक कहलाता है, इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं, की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। अगले अनुभाग में अध्ययन करेंगे कैसे होता है। जो कार्बोहाइड्रेट दोनों प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें मंड के रूप में संचित किया जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट पेड़ पौधों द्वारा यूज नहीं किए जाते हैं उन्हें मंड या स्टार्च के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं पेड़ पौधे अपने अंगों में, और यही अंग बाद में अलग अलग लेवल पे अलग अलग रूपों में बदल जाते हैं। कहीं ये वसा बन जाते हैं, कहीं ये प्रोटीन बन जाते हैं, और कहीं कुछ और भी निर्माण हो जाता है। ख़ास तौर से 3 रूपों में भोजन होता है आपका, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड वसा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को मंड के रूप में इकट्ठा करते हैं पेड़ पौधे, और आप ग्लूकोज को इकट्ठा करते हो ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ग्लाइकोजन जो लीवर में इकट्ठा होता है उसको ग्लाइकोलाइसिस लाइसिस प्रक्रिया द्वारा यूज़ किया जाता है बैकअप के तौर पे। आगे पढ़ेंगे। ये रक्षा करने वाले आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधे द्वारा अष्टमता प्रयुक्त किया जाता है। अभी हमने क्या बताया, एक बार और देख लें, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। देखिए, मैंने कहा मंड के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते उन्हें मंड के रूप में इकट्ठा संचित कर लिया जाता है। सच्चा यानी इकट्ठा कर लिया जाता है। मंड को स्टार्च कहते हैं। वही मंड है जो आलू में, चावल में, गेहूं के ऊपर के रूप में रोपाती है। खासतौर से चावल के रूप में अच्छी तरह लोग जानते हैं। चावल में पानी जो आता है कहते हैं मांड आ गई, वो मंड ही होती है, स्टार्च ही होती है, कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है वो, ठीक है। और यही मंड जब हम भोजन करते हैं, ज़्यादा हम ग्लूकोज खा लेते हैं, हमारी बॉडी में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की फॉर्म में होता है और इकट्ठा बच जाता है, तो हमारे लीवर में स्ट्रेट होता है। लीवर को जिगर या यकृत कहा जाता है, ध्यान रखना। लीवर का इंग्लिश में नाम लीवर, जिगर या यकृत है। बहुत कम बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है यकृत क्या होता है। तो लीवर यकृत में रूप में ग्लूकोज किस रूप में होता है बेटा? ग्लाइकोजन की फॉर्म में इकट्ठा होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में इकट्ठा होता है। और जगह पौधे द्वारा क्षमता प्रयोग किया जाता है। कुछ इस तरह की स्थिति हमारे अंदर देखी जाती है, हमारे द्वारा खाए हुए कुछ हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। आगे इंपॉर्टेंट मार्क, ये दोनों इंपॉर्टेंट मार्क हैं, पढ़ लें, ठीक है, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब आ रहा है ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, क्या समझते हैं आप, और इसकी व्याख्या करें, समझाएं।
तो इसका आपका फार्मूला है 6CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु जो कि अकार्बनिक है। ध्यान रखना, नाम कार्बन डाइऑक्साइड है लेकिन ये अकार्बनिक के रूप में केमिस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, कार्बन के रूप में यूज़ नहीं किए जाते हैं। कार्बन के रूप में ग्लूकोज यूज़ किया जाता है, ये कार्बनिक है। जल के 12 अणु, क्लोरोफिल हरा रंग चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए और ग्लूकोज बदल जाएगा, ये ऑक्सीजन निकलेगी और वाटर निकलेगा। ऑक्सीजन और वाटर पत्तियों के रंध्रों द्वारा, स्टोमेटा द्वारा निकाल लिया जाता है वातावरण में। वास्तव में क्या होता है अब हम चेक करेंगे। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, सोखता है, एब्जॉर्ब करता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। प्रकाश ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट होते हैं, जल अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं, अपघटन कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो जाता है। अपचयित में मैंने बताया था क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ जाना। ठीक है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड में कहीं एच है, इसमें कहीं एच है नहीं, भी एच नहीं, CO2, सिर्फ CO2 है, C और O है। इसमें जब एच जुड़ेगा, एच कहाँ से जुड़ेगा, जो जल के अणुओं को टूट गए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया और हाइड्रोजन जुड़ना क्या कहलाता है, मैं केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, ऐसे नहीं बोलूँ में, क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, हाइड्रोजन का प्लस होना। तो ये कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो गया। ये ज़रूरी नहीं है कि चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो, यानी पहला स्टेप हो फिर दूसरा हो, ये ज़रूरी नहीं है। उदाहरण के लिए कहीं कहीं पेड़ पौधों में अलग अलग तरह से पैटर्न के मरूदबिद ज़ीरोफाइट, ज़ीरोफाइट कहता है, ज़ीरोफाइट कौन होता है, कहाँ पर पैदा होने वाले, ऐसी जगह जहाँ रेगिस्तान हो, रेगिस्तान वाले पेड़ पौधों को ज़ीरोफाइट या मरूदबिद कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड रात में लेते हैं और एक मध्य बीच में एक बाई प्रोडक्ट बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। दिन में वो प्रोडक्ट क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद ग्लूकोज के रूप में प्राप्त होता है। रात में वो कुछ और प्रोडक्ट बनाएंगे और दिन में जैसे ही उजाला होगा, प्रकाश चालू होगा, वो प्रोडक्ट फिर ग्लूकोज में बदल जाएगा। तो वहाँ पर प्रक्रिया रात में भी चल रही है। कहाँ पर मरूदबिद में, रेगिस्तान के प्लांट में, किसमें, कैक्टस में। समझ में आ गया, कैक्टस और कैक्टस जैसे प्लांट जो भी होते हैं वो इस टाइप से प्रक्रिया करते हैं। उपरोक्त प्रक्रिया प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है देख लिया। यदि आप ध्यान दो, एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट होती है खड़ी काट, अनुदैर्घ्य काट होती है लेटिव काट, अनुप्रस्थ काट ऐसे काटते हैं और अनुदैर्घ्य काट ऐसे काटते हैं, खड़ी काट अनुदैर्घ्य होती है, अनुप्रस्थ लंबी काट, सॉरी उल्टा बोल गया, अनुप्रस्थ खड़ी होती है, अनुदैर्घ्य लेटिव होती है। ठीक है, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे, अवलोकन मैंने ध्यान से देखेंगे। आप नोट करेंगे कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, ये हरे बिंदु कोशिकाएं हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहा जाता है। क्लोरोफिल होता है इसके अंदर। क्रियाकलाप आप करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल आवश्यक है, ज़रूरी एक एक्टिविटी है और एक्टिविटी आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। एक्टिविटी पता ही है आपको, हरा रंग ज़रूरी है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ये इन्होंने एक्टिविटी करके दिखाई हो, दिखाया है कि हरा रंग ज़रूरी है। ये सिंपली आप कर लोगे, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कोई ऐसे टिपिकल नहीं है, वो काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहा हूँ। अब हम देखेंगे, अध्ययन करेंगे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। कक्षा 9 में हमने रंध्र, स्टोमेटा, देखिए ये है रंध्र छिद्र, देखिए ये है द्वार कोशिकाएं, इन्हें कहते हैं, इन कोशिकाओं को कहते हैं गार्ड सेल या द्वार कोशिकाएं, द्वार रास्ता। ऐसी कोशिकाएं जब अंदर वायु, ऑक्सीजन अंदर प्लांट के अंदर, अभी हमने पिछले पेज पे जा रहा हूँ, देखो ध्यान से, पिछले पेज पर आपको दिखाया कि क्या क्या बन रहा है, ये दो चीज़ें बन रही हैं, ऑक्सीजन और वाटर, याद है, और ये रंध्रों द्वारा निकाला जाएगा। तो क्या क्या निकल जाएगा, गैस ऑक्सीजन निकलेगी और वाटर निकलेगा। कब निकलेगा, ये निकलता है रंध्रों से विसरण द्वारा। विसरण का मतलब होता है बाहर कम मात्रा है, अंदर ज़्यादा है, तो द्वार खुलेगा और बाहर निकल जाएगा, और बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, तो नहीं निकलेगा, अंदर ही रहेगा। ठीक है, ये प्रक्रिया हमेशा होती रहती है। जब भी वातावरण में कमी होती है, विसरण द्वारा इसका एक्सचेंज, अदला बदली हो जाती है। इनको द्वार कोशिकाएं कहते हैं। रंध्र छिद्र होते हैं बीच में जो खुलते हैं, और ये हरे रंग हैं, ये पॉइंट डॉट जो है हरित लवक है, जो कि प्रकाश को अवशोषित करते हैं, प्रकाश के द्वारा भोजन का निर्माण करने में सहायता करते हैं। प्रकाश से जन्म गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। अधिकांश, ध्यान रखना, अधिकांश यानी ज़्यादातर, हमें पूरा नहीं, पूरा प्रदान कहीं और भी होगा कैसों का, लेकिन यहाँ जाना आवश्यक गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्ती को सतह से भी होता है। मैंने कहा जब भी होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। अतः जब प्रकाश संचरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। द्वार कोशिकाओं जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाती है और रंध्रों का छिद्र खुल जाता है। जब जल अंदर जाता है फूल जाती है। इस तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है तब छिद्र बंद हो जाता है। इस तरह से वाटर और ऑक्सीजन गैस का आदान प्रदान वातावरण में होता रहता है।
एक क्रियाकलाप और कराया, तो इससे भी देखिए प्रकाश संयम में सूर्य प्रकाश की व्यवस्था होती है। सूर्य प्रकाश की व्यवस्था होती है, आप अंधेरे में जो 24 घंटे के अंदर 48 घंटे के पेड़ पौधे को अंधेरे कमरे में रखो, और फिर बगैर उजाले के कुछ प्रक्रिया करनी कोई करो, बगैर उजाले के कुछ भी भोजन उसमें निर्माण नहीं होगा। सिंपल बात है, ये प्रैक्टिकल है। 48 घंटे में जो भी भोजन होता है पेड़ पौधों द्वारा सूख लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। 48 घंटे बगैर पौधे अपने भोजन का रह करते हैं। अब तक हम चर्चा कर चुके हैं सौफोशी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्चे सामग्री की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे प्रकाश की आवश्यक जल की पूर्ति जलों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम सरीखे अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक बहुत ज़रूरी तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। संश्लेषण माने बनाना, कच्चे पदार्थ से कोई अच्छा मटेरियल अपने लिए बना रहे हैं तो उसे बोलते हैं संश्लेषण या सिंथेसाइज। सिंथेसाइज बोलते हैं, संश्लेषण करते हैं। आप का समझ लें, आप एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे शुगर कैन, गन्ने से इंडस्ट्री में शक्कर बनती है तो वो संश्लेषण कर रहा है गन्ने से, कच्चे मटेरियल से, रॉ मटेरियल से। इनमें अकार्बन नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। ध्यान रखना, नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में अन्य कार्बन पदार्थों में लिया जाता है। इन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन जो हवा में है उसको कुछ जीवाणु नाइट्रोजन नाइट्राइट में बदल देते हैं, और वो नाइट्राइट खाद के रूप में पेड़ पौधों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। उसी के द्वारा प्रोटीन बनता है। प्रोटीन में ग्रुप होता है अमीन ग्रुप, NH2 अमीनो एसिड बनते हैं इसके। तो अमीन ग्रुप है NH2, इसके लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कोशिकाओं की टूट फूट मरम्मत के लिए। तो हम देख रहे हैं नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है, लेकिन इंसान के लिए ये बच्चे पदार्थ है। इंसान इसको यूरिन, पेशाब या टॉयलेट स्टूल के द्वारा निकालता है, यूरिन द्वारा। अगले पॉइंट आते हैं, विषम पोषी पोषण। अब पोषण हम कौन से पढ़ेंगे? ऐसा पोषण जो विषम पोषी होगा, अलग होगा, जो भोजन अपना खुद नहीं लेंगे। प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के अनुकूलित होता है। अनुकूलित का मतलब क्या है भाई? अनुकूलित जिसे बोलते हैं एडेप्टेशन, एडेप्टेड का मतलब होता है अपने आप को ढाल लेना वक्त के हिसाब से। आपने देखा होगा पहाड़ों वाले लोग पहाड़ों के हिसाब से ढल जाते हैं, रेगिस्तान वाले रेगिस्तान के हिसाब से ढल जाते हैं, मैदानी इलाके से ढल लेते हैं। तो ये अनुकूलित होता है प्रत्येक जीव, और जो अनुकूलित नहीं हो पाता है वो नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। यानी पोषण जो हुआ है जीवों में, जीव बदल गए हैं, जीव अलग अलग भोजन कर रहे हैं, वो अपने वातावरण के हिसाब से अपने भोजन अपनी उपलब्धता के आधार पर अनुकूलित हो गए हैं, एडेप्ट हो गए हैं। जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए भोजन स्रोत अचल है, रुका हुआ है, जैसे कि घास, या गतिशील है जैसे हिरण है। दोनों प्रकार भोजन का अभिगम का तरीका भिन्न भिन्न है। गाय व शेर किस पोषक उपयोग करेंगे? भाग से तोड़ के जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियाँ। कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन तोड़ते शरीर के बाहर ही कर देते हैं, तब उसका उपयोग करते हैं, जैसे फफूंदी, यीस्ट, मशरूम। ये सब कवक है, फंजाई है, फंगस है, इसे कवक के उदाहरण हैं। सबको कहते हैं फफूंदी, जो आपकी लपदी फफूंदी, यीस्ट जो कि आप ब्रेड में डालते हैं, ब्रेड के सॉरी बन जो रोटी बुलाए, रोटी स्पंजी बनाने के लिए, फुलाने के लिए यूज़ करते हैं। यीस्ट, मशरूम तो आपने देखे ही हैं, खाए जाते हैं। ये सब कवक हैं, फंगस हैं, फंजाई हैं। ये सब पे सब अपने शरीर के बाहर ही पहले तोड़ देते हैं सारे भोजन को, इसलिए इनको डिकम्पोजर कहा जाता है। तोड़ने रहते हैं कुछ बैक्टीरिया, और ज़्यादातर ये सब लोग क्या तोड़ते हैं। संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर करते हैं ना, उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। जीव, अन्य जीव, आप जो पूरा भोज्य पदार्थ अंदर लेते हो, ये तोड़ने के बाद उसके अंदर की ऊर्जा से अपना जीवन चक्र चलाते हैं, कौन? कवक। लेकिन आप पूरे भोजन को अपने जिस्म के अंदर लेकर अंदर ले जाकर तोड़ते हो। अंदर प्रक्रिया होती है और उसकी प्रक्रिया अंदर नहीं होती, उनकी प्रक्रिया बाहर होती है। किसकी? कवक की, फंगस की, फंजाई की। अगले पॉइंट पर बढ़ना है, मनुष्य में पोषण के बाद में आएंगे, पहले यहाँ आना है। अब आ रहा है जीव द्वारा किस भोजन का अंतर्गत किया गया, उसके पाचन की विधि, उसके शरीर की वितुलना, अविकल्पना, सोच, कार्यशैली बंद करती। घास, फल, कीट, मछली या मृत खरगोश खाने वाले जंतु के अंतर के बारे में आप कह सकते हैं। कोई जीव होती है अमरबेल। हाँ, ये अमरबेल आपने देखा होगा, पेड़ पौधों पर एक बेल चुपकी होती है। किलनी या जूं आपकी जिस्म, लीच, फीताकृमि आंतों पाए जाते हैं। जूं, लीच काली काली होती है, समुद्र के आसपास मिलती है, नदियों के आसपास मिलती है। जूं, किलनी आपके क्या होते हैं? जिस्म में का असर पे होते हैं। ये क्या करते हैं? भोजन को यूज़ करे हुए बने बनाए भोजन को, पाचित भोजन को, पचे हुए भोजन को सीधा यूज़ करते हैं। खिलनी या जो आपके सर पे बैठी होती है और ब्लड शक करती होती है। ब्लड के अंदर क्या होता है? भोजन होता है पचा पचाया। उस पचे पचाए भोजन से ही वो अपना जीवन चक्र चलाती है। अमरबेल भी कुछ ऐसे ही काम करता है। वो पेड़ पौधों पर रख जाता है, उसके अंदर चूषक होते हैं, एब्जॉर्बर्स होते हैं, और वो कांटों की तरह चूषक तने की जड़ में एंट्री कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, और उनसे वो भोजन को ग्रहण कर लेता है पेड़ पौधों के। जीव अपना भोजन पोषण कैसे करते हैं? पढ़ते हैं।
क्योंकि भोजन उसके अंतर्गत विभिन्न विधियाँ विभिन्न जीवों पाचन तंत्र भिन्न होता है। कुछ जीवों एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, आपके चित्र दिखाए, चित्र देख रहे हैं हमने, केंद्रक है, खाद्य कण है, जैसे आता है वैसे अपनी आकृति को बदल लेता है, ये बदल लिया इसने। और इसको पादाप अथवा कूटपात कहते हैं, क्योंकि ये वक्त के हिसाब से चलने के काम भी आते हैं, चलने कूटपात कहते हैं पादाप, और भोजन अंतर्गण काम आते हैं। ये भोजन ऐसे ही अंदर की ओर एंट्री कर गया, खाद्य का खाद्य कण अंदर चला गया और इस सतह के द्वारा वज्य पदार्थ को बाहर ऐसे ही विसरण कर दिया जाता है। विसरण माने डिफ्यूजन, डिफ्यूजन माने निकाल देना गैसों के आदान प्रदान द्वारा। लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ विभिन्न कार्य अंग विशिष्ट होते हैं अदल के, जैसे अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसी प्रस्थाई, अंगुली जैसी दे उंगली है, ये देखो उंगली है, ये उंगली है, ये उंगली है, आप देख रहे हो, अंदर जटिल पदार्थों का विघटन। हाँ, अस्थायी प्रवर्त, प्रवर्तन होता है उभार, प्रवर्त को कहते हैं उभार, जो उभरे होते हैं, उंगली कितना उठे हुए। ये प्रवर्त भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं, घुमा के ऐसे रिक्शे बनाते हैं, ऊपर से जुड़ जाते हैं और खाद्य रिक्तिका खाली जगह हो गई जिसमें खाद्य भोजन उपस्थित है। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका सतह से गति करता है, तरह शरीर से बाहर निष्कासित कर जाता है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशेष स्थान से ग्रहण किया जाता है। भोजन स्थान तक पक्षमाप की गति द्वारा पहुँचता है। पक्षमाप क्या होते हैं? सीलिया बोलते हैं इंग्लिश में। सीलिया मतलब होता है वो बाल लोहे जैसे आकृति। पैरामीशियम की आकृति चप्पल की तरह होती है और इस पर ये ऐसे 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 लगे होते हैं, इसे सीलिया बोलते हैं। इनके द्वारा ये यहाँ से अंदर पहुँचता है। मनुष्य में पोषण अगले चैप्टर में हम बताएंगे। अभी हमने कोशिश, मनुष्य पोषण बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रकाश संश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण दो याद कर लें, अच्छी तरह तैयार कर लें और मनुष्य पोषण पी लें। बाकी नोट्स हम डालते रहते हैं, बताते रहते हैं।